आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 7 के समीकरण की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ जो कि गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के रहने वाले एक छात्र कार्तिक वासुदेव की कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी में मौत हो गई। कार्तिक टोरंटो में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, साथ ही वहां एक रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर रहा था। कार्तिक जनवरी में पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था। उसके परिवार ने बताया कि जैसे ही वो कनाडा समय के अनुसार करीब शाम को 5 बजे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, तभी किसी ने उस पर गोली चला दी। उन्हें आशंका है कि लूटपाट के चलते उस पर गोली चलाई गई, जैसा ये परिवार का आरोप है। कार्तिक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। कार्तिक के पिता गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहते हैं। तो शक्ति सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, क्या ये पूरा मामला है? परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं बेटे की इस हत्या पर? देखिए, जिस तरह से परिवार ने अपना बच्चा बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, कनाडा में भेजा था, और जिस तरीके से उसकी गोलाबारी में मौत हो गई, तो उसके जैसे ही वहां से फोन आता है तो पूरा परिवार सदमे में आ गया है। और परिवार ने ये बताया कि कल शाम 5 बजे मेट्रो स्टेशन के बाहर जब वो निकला तो उस पर किसी ने गोली चला दी, और वो कहते हैं उन्हें आशंका है कि ये लूटपाट के चलते उसकी इस तरह से हत्या की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं जैसे छात्र बताया जाता है कि जो देश दूसरे देश है सुरक्षित है, जैसे कनाडा में सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कनाडा जैसी जगह में भी सुरक्षित नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से इस छात्र को परिवार ने भेजा था और भेजने के बाद इन्हें जैसी खबर मिली तो परिवार में कोहराम मच गया और रो रो के परिजनों का बुरा हाल है इस समय। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। तो देखिए, परिवार में मातम पसरा हुआ है क्योंकि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे कनाडा पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। इस पर मृतक छात्र के पिता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सबवे से जो मेट्रो से निकला बाहर तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारी है। हमें तब पता चला जब वो मिसिंग था, उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि वो 3-4 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रहा, काम पे नहीं आया। तो हमने जब तहकीकात की पता चला तो फिर यही पता चला कि कोई शूट आउट हुआ वहाँ पर, और उसका बैग की फ़ोटो उसकी उसमें आई जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में लोकल न्यूज़ में है। तो वो उससे हमने पता चला कि उसका, फिर हमने पुलिस को कांटेक्ट किया वहाँ के उसके लोकल फ्रेंड्स ने, तो वहाँ पे आके पता चला। फिर मेरे पास पुलिस का कॉल आया कि इट वाज योर सन ओनली एंड दिस हैपेंड टू हिम। हापुड़ में प्रेम प्रसंग में हुई डबल मर्डर के एक मामले में स्पेशल SC/ST कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आज अपनी ही बहन की हत्या करने वाले 3 सगे भाइयों और मां समेत 5 दोषियों को जिंदगी भर तक जेल में रहने यानी कि आजीवन की सजा सुना दी है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला करीब 7.5 साल पहले 29 नवंबर 2014 का है, जब हापुड़ में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज उसके 3 भाइयों तालिब, आसिफ और एक नाबालिग भाई ने पहले तो सोनू नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फिर घर जाकर दानिश्ता नामक अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। डबल मर्डर के इस मामले में युवती की मां और एक नाबालिग भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन 7 साल से ज्यादा वक्त तक चले इस मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अभियुक्त तालिब, आसिफ, श्रीमती नूरजहां, अमीरुद्दीन और जफरुद्दीन, इन 5 ने वादी सत्यवान के बेटे को सोनू की पहले हत्या की। उसके बाद इन आरोपियों ने अपनी बेटी दानिश्ता की हत्या की, और ये प्रेम प्रसंग था क्योंकि दोनों के आपस में प्रेम था। प्रदीप भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, 7 साल तो लगे लेकिन फाइनली इंसाफ मिला है मृतका को। जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की घटना है, जहां 2 अलग अलग संप्रदाय के युवक और युवती थे जिनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसे लेकर परिवार वाले बहुत नाराज थे। गांव में पंचायत भी हुई। पंचायत में ये फैसला हुआ कि दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी चोरी छुपे मिल रहे थे। इस घटना को लेकर 29 नवंबर 2014 के दिन में 11 बजे जो उसके परिवार के लोग हैं गुलिस्ता के, उन्होंने जो है लड़की के जाके दुकान पर हत्या कर दी, गला रेत कर उसका काट दिया, और उसके बाद उसकी अपनी जो सगी बहन थी उनकी, उसका भी गला काट कर हत्या कर दिया। डबल मर्डर से बहुत बड़ी सनसनियां शहर में हुई थी, जिसमें आज अब ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी को आजीवन कारावास की सजा होगी और ये मृत्यु तक जेल में ही रहेंगे। जी,
शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्पेशल SC/ST कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बात करेंगे बाराबंकी की, जहां सफेदाबाद में बम मिलने के बाद हालात नियंत्रण में हैं। ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। क्या कहना है SP का, आइए आपको ये सुनवा देते हैं। सूचना एक व्यक्ति ने पुलिस को दी थी कि यहाँ एक जगह कुछ ऐसा चीज़ दिख रही है जो बम जैसी दिखाई दे रही है। ये सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस इस सूचना पर तत्काल पहुंची और जो लोग थे उनको आसपास वहाँ से दूर किया, उस एरिया को आइसोलेट किया गया और तत्काल इसकी सूचना हमने बम निरोधक दस्ते को दी। बम निरोधक दस्ता यहाँ टाइम से पहुँचा, हमारे ATS कमांडोज पहुँचे और उन्होंने यहाँ मौके पर आके जाँच की। और किसी भी परिस्थिति में क्योंकि रिस्क को ख़त्म करने के लिए कि जो भी वो वस्तु थी उसको उन्होंने नष्ट किया है और जो सैंपल्स मौके पे मिले हैं उस सैंपल को उनके द्वारा लैब भेजा जा रहा है, जिससे कि असर्टेन किया जा सके कि ये क्या चीज़ थी, इसके अंदर क्या सामान था। और आइए अब आपको बताते हैं कि बाराबंकी के सफेदाबाद में आखिर हुआ क्या था जिससे कि हड़कंप मच गया था। रेलवे स्टेशन पर मिले 5 बम। बम मिलने से मच गया हड़कंप। राजधानी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान जगह पर टिक टिक की आवाज आ रही थी। जब गांव वाले पास पहुंचे तो संदिग्ध सामान नजर आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो देखते ही देखते बाराबंकी के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक के बाद एक 5 बम मिलते चले गए, जिससे अफरा तफरी फैल गई। बम निरोधक दस्ता पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा, जहां दहशत का माहौल बना हुआ था। दस्ते की प्राथमिकता थी कि बम को डिफ्यूज किया जाए। एक एक कर सभी बमों की पड़ताल शुरू की और फिर उनको डिफ्यूज करने का काम शुरू हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी और फिर सभी 5 बम को डिफ्यूज कर दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता टीम ने जो बम मिले थे उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। और मौके पर आप देखिए जो यहाँ पर जिस तरह से जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर ये बम है ये किस परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे। और आप यहाँ देखिए, ये नज़ारा देखिए कि इन बमों को जो डिस्प्यूज किया गया है, इन बमों को बम निरोधक दस्ता की टीम अपने कब्जे में ले रही है और इसकी जांच पड़ताल होगी। इसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस बम में कौन सी पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि बाराबंकी और लखनऊ के बीच ये बाराबंकी का जो सफेदाबाद रेलवे स्टेशन है और स्टेशन से पास ही एक झाड़ी है जहाँ पर ये संदिग्ध वस्तुएं देखी गई थी, जिसको अभी पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने बताया कि 5 बमों में से एक टाइम बम था, जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल अब पुलिस पता लगाने में जुट गई है कि आखिर बम के तार किससे जुड़े हैं, राजधानी के बेहद करीब विस्फोटक सामग्री कौन लेकर पहुंचा था और उसका मकसद आखिर क्या है। ABP गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सपा और भाजपा दोनों की नजरें विधान परिषद चुनाव पर टिक गई हैं। कल जिन जिलों में विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग होनी है वहां के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम आपको 8 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्नाव, पीलीभीत, चंदौली, गोंडा, बिजनौर, यहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंचने लगी हैं। आजमगढ़ में भी पोलिंग पार्टियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। झांसी में भी मतदान की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। कानपुर में भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जहां भाजपा की कोशिश है कि वो उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर ले, तो वहीं सपा के सामने MLC चुनाव में अपनी साख बचाने की चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल विधान परिषद चुनाव को लेकर जो समीकरण बनते दिख रहे हैं उसमें भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि विधान परिषद की 36 खाली सीटों में से 9 पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। इनमें मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव के अलावा बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल, लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता,
बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी और मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का निर्विरोध निर्वाचित होना अब महज औपचारिकता भर रह गया है। कल होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बड़े नेताओं ने भी मतदान के लिए अपने अपने क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर पहुंचे, जहां कल वो विधान परिषद चुनाव के लिए वोट डालेंगे, जबकि दूसरी तरफ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इटावा पहुंच चुके हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद अब लड़ाई विधानसभा के बाद विधान परिषद में अपने बहुमत को हासिल करने की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सभी 35 सीटों को जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल कर ले, तो वहीं समाजवादी पार्टी की भी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों को जिताकर विधान परिषद में भेजे। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर दिया है। गोरखपुर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल वो मतदान करेंगे। तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए हैं इटावा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि प्रधान से लेकर सभी भाजपा को वोट देंगे। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। बीजेपी की तैयारी है कि पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की लगातार जो हम कहें तैयारी चल रही है। क्या कुछ खास बीजेपी ने किया है इस चुनाव को जीतने के लिए, इस पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें इस विधान परिषद चुनाव में हासिल करें। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, और अब जो निगाहें हैं वो अगली जो 27 सीटें हैं उस पर हैं। इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। ये जो 27 सीटें हैं, जहाँ 27 सीटें जो हैं एमएलसी की, कैसे जीत हासिल? सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। हमने हर जगह दौरा करके बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। लेकिन पहली बार बीजेपी बहुमत में आएगी, आपको लग रहा है विधान परिषद में पहली बार सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस एमएलसी चुनाव में बीजेपी के सारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। कैमरा मैन वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। यूपी में योगी सरकार वापसी के साथ ही बाबा का बुलडोजर भी लगातार अपने काम पर जुट गया है। प्रदेश के कई जिलों में अब तक कई अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बाराबंकी, रामपुर, पीलीभीत और गोंडा में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। बाराबंकी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को उठा दिया, वहीं रामपुर में भी प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन लोगों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा। गोंडा जिला प्रशासन लगातार अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। प्रशासन ने करीब 125 बीघा तालाब से अवैध कब्जे को हटा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शहरों के नाम बदल रहे हैं, जिले बदल रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जस की तस नजर आ रही है। बुलडोजर की गर्जना अवैध निर्माणों पर, अवैध अतिक्रमणों पर बरसती हुई नजर आ रही है। कई जिलों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के बीच रामपुर में आज एक अवैध निर्माण को ढाने पहुंचे बुलडोजर का रास्ता रोक दिया गया। मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र का है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद एक अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, लेकिन इस कार्रवाई की खबर मिलते ही वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सरकारी कर्मचारियों पर धावा बोलते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करवाने गए आदमी को घायल कर दिया। बुलडोजर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन अब इस मामले के खिलाफ पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो
कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई करने गया, लेकिन बुलडोजर पर ही यहां कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र की ये घटना है। कल दिनांक 6/4/2022 को अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांसनगली थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में अमित की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज एटा में भी एंटी भूमाफिया अभियान के तहत 500 बीघे सरकारी जमीन को खाली करवाया गया, लेकिन अवैध कब्जा हटाने का एक काम बुलडोजर ने नहीं बल्कि हार्वेस्टर ने किया। दरअसल एटा के रफीपुर चाठी गांव में दबंगों ने 500 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर गेहूं की बुवाई कर रखी थी, लेकिन जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में हार्वेस्टर के साथ पहुंची टीम ने अवैध कब्जे की जमीन पर उगाई गई सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल को कटवाकर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया। करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां चड्ढा ग्रुप की 2 इमारतों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि वीआईपी इलाके में दोनों इमारतों को बिना नक्शे के बनाया जा रहा था। इमारत गिराने के दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। जिन इमारतों को तोड़ा गया, इस इमारत को 4 साल पहले बनाया गया था। मुरादाबाद के रहने वाले चड्ढा परिवार को देश भर में इनका कारोबार फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माणों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मुरादाबाद का पॉस इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, जहां पर गोविंद हाउसिंग सोसाइटी का ये निर्माण जो है अवैध निर्माण है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि ये सिविल लाइन इलाके में जो निर्माण सोसाइटी ने किया है, इसका नक्शा जो है वो अवैध है और उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये पेंडिंग था, ये अवैध निर्माण हटाया जाना था। लेकिन अब जैसे ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है दोबारा से, तो अब बुलडोज़र जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये चड्ढा ग्रुप का जो है वो अवैध निर्माण है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये निर्माण कराया गया था सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इसको पहले सील कर दिया था और अब जो है आज इस पर तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितना पॉश इलाका है। 2 जो कॉम्प्लेक्स है वो बना दिए गए थे और सड़क किनारे ये मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई हो रही है और इस पर अब बुलडोज़र चल रहा है। चड्ढा ग्रुप का मुरादाबाद में काफ़ी दबदबा है और बड़ा ग्रुप है और ऐसे में ये कार्रवाई जो है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसका निर्माण पे रोक लगा दी थी। एमडीए ने सील कर दिया था लेकिन तोड़ा नहीं जा सका था। अब एमडीए के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद इस निर्माण को हटाया जा रहा है और जो बुलडोज़र है वो गरज रहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की आहट के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज लगवाने की मंजूरी दे दी है। 10 अप्रैल यानी कि रविवार से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब कोरोना वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, यानी कि बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। हालांकि बूस्टर डोज वैक्सीन की डोज की तरह सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स की बजाय निजी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। ये बूस्टर डोज वही लोग लगवा पाएंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद 9 महीने पूरे कर लिए। तो देखिए, अब बूस्टर डोज लगवा सकेंगे 18 से ऊपर वाले तमाम लोग। हालांकि ये बाकी वैक्सीनेशन यानी कि कोरोना वैक्सीन की तरह सरकारी स्टोर्स पर यानी कि जो सरकारी सेंटर थे वहां पर उपलब्ध नहीं होगी। ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। वही लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जो 2 डोज लगवा चुके हैं और 9 महीने उनकी दोनों डोजेस को हो चुके हैं। वही लोग अब बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो सरकार का ये बड़ा फैसला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है।